Good morning, students. Now I start our today's class in the subject of political science. As you know, we are learned the chapter of constitution how and why, and we finish our previous topics. I hope you all are very well understand about whole topic and whole content. Now I start our today's new topic, which is the mode of promulgation. It means in Hindi कि संविधान को कैसे प्रचलन में लाया जाए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो डॉक्यूमेंट्स, जो रूल बुक्स, जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ रूल्स बने हुए हैं वो कैसे जनता के ऊपर प्रक्षेपित किया जाए या जनता में प्रचलन में कैसे लाया जाए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं तब जबकि इसे किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कहाँ बनाया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे देशों में अगर आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निष्प्रभावी हो जाता है, वो फेल हो जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली या तो मिलिट्री रूरल होते हैं या फिर कोई डिक्टेटर होते हैं, तो उनकी पहुंच जनता के सभी वर्गों तक नहीं होती है, उनकी पहुंच जनता के बीच नहीं होती है, जनता से उनका सीधा संवाद नहीं होता है। यानी जनता के हित और अहित के बारे में वो बहुत कुछ जानते नहीं है, वो सिर्फ एक डेमो टाइप का रहता है अपने शासन को प्रभावी बनाने के लिए और एक फेक डेमोक्रेसी दिखाने के लिए। तो जनता का कोई उससे सीधा सरोकार नहीं होता, जिसकी वजह से जनता उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विश्वास नहीं रखती। विश्व में सबसे अगर सफल संविधानों की बात की जाए तो अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका का और भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत, इन तीन देशों का संविधान सबसे सफल संविधान माना जाता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि इन तीनों देशों में जो भी संविधान लाया गया है या बनाया गया है उसे बनाए हैं वहाँ के जनप्रिय नेता, यानी कि पॉपुलर लीडर्स, जो कि एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, एक बड़े नेशनल मूवमेंट से निकल कर के आए थे। जनता का पूरा विश्वास था और पूरी तरीके से जनता का सम्मान उन्होंने प्राप्त किया था। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया वो वर्कआउट किया था दिसंबर 46 से लेकर के नवंबर 49 तक, दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद अडॉप्ट हुआ। लेकिन इसके पीछे का अगर इतिहास आप देखें तो इसको जो बनाने वाले लोग थे वो एक बहुत बड़े आंदोलन से जुड़े हुए थे, बहुत लंबे चले आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ये लोगों का जनता के बीच सर्व स्वीकार्यता थी, यानी कि जनता के बीच वो पॉपुलर थे, ईमानदार थे। जनता उनमें राष्ट्रीय नेता की, नेशनल लीडर की छवि देखती थी, उनके ऊपर जनता का पूर्ण विश्वास था। एक तरीके से वो नेशनल हीरो थे। तो और सबसे बड़ी बात कि जनता के सभी वर्गों तक उनकी पहुंच थी, जनता के हर वर्ग की ज़रूरतें, उनके लाभ हानि का जानकारी उनको था। तो जनता को ये विश्वास था कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स, रूल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जो भी संविधान बनाएंगे, जिस प्रकार का भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमारे हित में होगा। तो ऐसे आंदोलनों से जब कोई डॉक्यूमेंट्स निकलता है तो वो काफ़ी हद तक जनता के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है। बहुत सारे देशों में, जैसे अमेरिका वगैरह में, संविधान के ऊपर पूरी तरीके से जनमत संग्रह हुआ, पीपल्स रेफरेंडम हुआ, यानी कि जनता की राय ली गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ऐसा कोई प्रावधान भारत के संदर्भ में नहीं हुआ कि संविधान बनाने के बाद जनता से राय ली जाए, रेफरेंडम किया जाए। तो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि जनता के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने भी, जैसे हमने पीछे भी बताया कि जिन लोगों ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जनता का पूर्ण विश्वास उनके अंदर था। जनता पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट थी, उनकी नीयत पे जनता का भरोसा था। और जिस भी प्रकार का संविधान उन्होंने बनाया, जनता ने पूरी तरीके से उसको अडॉप्ट किया, उसको स्वीकार किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है द सब्सटेंसिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर इसे हिंदी में बताया जाए तो संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि इसके फंडामेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में लोग जानकारी अभी लेंगे। अब अगर इसमें हम देखें मौलिक प्रावधान या सब्सटेंसिव जो फंडामेंटल्स की बात हम कर रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोविज़न्स हैं जिसकी वजह से संविधान को हम सब स्वीकार करें। तो किसी भी संविधान एक सफल संविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति उस संविधान का आदर करता है। आदर कैसे करेगा, उसका रेस्पेक्ट कैसे होगा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन
अपने सभी नागरिकों का, क्योंकि उस देश में जितनी भी डाइवर्जन है, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जितने भी भिन्न भिन्न मतों के मानने वाले लोग हैं, रीज़न को फॉलो, अलग अलग रीज़न को फॉलो करने वाले लोग हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सभी के हित की बात करे, सभी के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर्ड करे, सभी के प्रैक्टिस को सिक्योर्ड करे, तभी उस संविधान का आदर हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी विशेष ग्रुप को, कम्युनिटी को कुछ स्पेशल छूट दे और किसी विशेष कम्युनिटी को कुछ स्पेशल प्रोहिबिशंस में रखे, कुछ बंधनों में रखे, तो जो कम्युनिटी प्रोहिबिशन में रहेगा, यानी इक्वलिटी का अगर डिस्ट्रक्शन होगा, समानता का अगर समानता का एक तरीके से संविधान के सामने अगर सभी को समान मानने का व्यवहार नहीं होगा, तो जो ग्रुप, जो व्यक्ति, जो कम्युनिटी असमान फील करेगा, इनइक्वल फील करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आदर नहीं रखेगा। अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप है और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस मेजॉरिटी ग्रुप के बारे में सोचे या उनके हिसाब से कानून बनाए, सरकारी नौकरियों में उनको ज़्यादा लाभ दे या कुछ भी लाभ के लिए कोई काम करे, तो मेजॉरिटी है जो माइनॉरिटी में जो ग्रुप रहेगा, वो ग्रुप जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल कटा कटा सा रहेगा, सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मिल पाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन सफल भी नहीं हो पाएगा उस देश में। ये बिल्कुल, अगर हम समझे इसको एक दूसरे एग्जांपल पे कि अगर हमारा एक घर है और हमारा घर भी एक नियम से ही चलता है, अगर उस नियम में मान लीजिए हम 4 भाई हैं और उसमें अगर बड़े भाई को ज़्यादा लाभ मिले तो, और बाकी जो लोग हैं, या फिर 3 भाइयों को ज़्यादा लाभ मिले और एक भाई जो है उसके साथ असमानता का व्यवहार हो, तो जाहिर सी बात है कि घर के प्रति जिस चौथे भाई या जो एक व्यक्ति जो सबसे छोटा भाई है जिसके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, वो घर के प्रति उतना सम्मान नहीं रखेगा जितना सम्मान अन्य भाई उस घर के प्रति सम्मान रखेंगे। और कारण ये है कि उसके साथ वहाँ पे पार्शियलिटी होगी, यानी कि घर के नियम उसके लिए समान नहीं होंगे, उसको लाभ से वंचित किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से पार्शियलिटी होगी उसके साथ। तो इस तरीके से वो संविधान, या चाहे घर के हिसाब से देखें तो घर में वो अपनी निष्ठा को नहीं दिखा पाएगा, चाहे अगर संविधान की बात करें तो देश में वो माइनॉरिटी ग्रुप अपना निष्ठा नहीं दिखा पाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत कई प्रकार के रिलीजन्स को फॉलो किए जाते हैं। आप सपोज़ करिए कोई रिलीजियस ग्रुप बहुत छोटा सा है, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, अगर इनके कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इनके आइडेंटिटी को हम लोग वायलेशन करें, इनकी आइडेंटिटी का, इनके पहचान को दबाएं, उल्लंघन करें इनके पहचान का, इनके रिलीजियस प्रैक्टिस पे रोक लगा दें, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका फिर सम्मान नहीं रह पाएगा। यानी कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि एक सफल संविधान वही है जो अपने सारे नागरिकों के हित की बात करे, उनके पहचान को बनाए रखे, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस को, सोशल प्रैक्टिस को उसी मैनर में चलने दे जिससे संविधान प्रभावी होगा और वो संविधान सफल संविधान बन जाएगा और पूरे देश की नागरिक, पूरे देश की जनता उस संविधान को फॉलो करेगी। अगर इसका ओवरऑल हम एक समरी निकालें, यानी कि एक सफल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों की स्वतंत्रता का और उनकी समानता का, यानी इंडिपेंडेंटिटी का, आइडेंटिटी का और इक्वलिटी का जितना ज़्यादा, इन चीज़ों पे जितना ज़्यादा उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, जितना ज़्यादा उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, उनकी स्वतंत्रता पे, उनकी समानता पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी नागरिक समान हो, तो वो संविधान उतना ही सफल संविधान और स्वीकृत संविधान माना जाएगा। स्वीकृत यानी कि एडॉप्ट, जनता के द्वारा वो स्वीकार किया जाएगा और इस मायने में वो सफल संविधान होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 टॉपिक आज क्लियर होता है। बाकी अब हम जो तीसरा टॉपिक हमारा है, ज़रा मैं बुक में देख लूँ, ये है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, क्योंकि संविधान के माध्यम से कई संस्थाओं का निर्माण हुआ और इन संस्थाओं में एक बैलेंस भी रहना चाहिए। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप इन 2 टॉपिक्स को पढ़िए, उसको क्लियर करिए और जो भी डाउट्स हो उसको ग्रुप में हमसे डिस्कस करिए। तब तक के लिए थैंक्स।